Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 6th of March 2019. तो 6 मार्च 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. Before we start, these are the questions for you today. The first question is recently the Minister of State for Culture inaugurated आज़ादी के दीवाने म्यूजियम at which of the following places. तो आज़ादी के दीवाने म्यूजियम इनमें से किस जगह पर स्टार्ट किया गया? ऑप्शंस आर ए जयपुर, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु, डी दिल्ली. क्वेश्चन नंबर 2 इज विद रिस्पेक्ट टू युवा विज्ञानी कार्यक्रम, यानी कि जिसको कि हम बोलते हैं युविका कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है रिसेंटली. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दैट. तो फर्स्ट statement is saying that its objective is to impart basic knowledge on space technology, space science and space application to the younger ones. Second statement is saying it is launched under the aegis of Ministry of Human Resource Development. Third statement is saying students who have finished 8th standard and currently studying in 9th standard will be eligible for this program. So you have to tell me which of the following statements are correct. A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 1 2 and 3 only या D 3 ओनली. तो ये मैंने कल आपको इंस्टाग्राम में इसका लिंक भी भेजा था, उसका पूरा इसके ऊपर पूरी नोट्स भी भेजी थी, तो उसी से ये क्वेश्चन रिलेटेड है. यू कैन सी दैट ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रिस्पेक्ट टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना. तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के रिगार्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट इज सेइंग दैट इट्स अ पेंशन स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर with monthly income up to 15,000 rupees. Second statement is saying it shall provide them an assured monthly pension of 3,000 from the age of 60 years on monthly contribution of a small affordable amount during their working age. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. ये भी कल हमने पीआईबी में डिस्कस किया था, आज फिर हिंदू में डिस्कस करेंगे, लेकिन कल पीआईबी में डिस्कस किया था. एंड पीआईबी इज अ मस्ट वॉच, प्लीज़ आप पीआईबी ज़रूर देखिए. दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. तो जब जो करंट अफेयर्स होता है वो आपका तभी कंप्लीट होता है जब आप पीआईबी और हिंदू दोनों पढ़ते हो. ओके, सो प्लीज़ मेक श्योर. इसीलिए हम बना ही रहे. द रिस्पॉन्स इज़ वेरी ल्यूकवार्म, बहुत बेकार रिस्पॉन्स है, लेकिन फिर भी हम उसको हर दिन बना रहे हैं क्योंकि शायद आपका दिमाग खुल जाए, शायद आपको दिमाग आए, बुद्धि आए कि आपको वो देखना ज़रूरी है. Okay, so we are investing our time not for us but for you also. Okay, so please see that. Now in the description comment you can see the links to join our social media platforms or to get our PDFs, so आप उनको देख सकते हैं. Now let's start with the news analysis part, friends. The first news is 15 of 20 most polluted cities of the world are in India. Okay, तो 20 में से 15 जो most polluted cities हैं वर्ल्ड की वो इंडिया में है, और गुरुग्राम ने लिस्ट को टॉप किया है विद द PM 2.5 क्वांटिटी ऑफ 135 ग्राम पर मीटर क्यूब इन 2018. तो गुरुग्राम जो उसने टॉप किया है. विश्व की 20 में से 15 सबसे अधिक पोल्यूटेड जो सिटीज़ हैं वो इंडिया में है. ओके, इसके बारे में एक डिटेल्ड लिस्ट आई है पेज नंबर 7, 8, 9, 10 में, तो उसमें अपन डिस्कस कर लेंगे इसको और ज़्यादा अच्छे से. नो बैंक गारंटी मेंट अ मोर एक्सपेंसिव न्यू राफेल डील. ओके, तो राफेल डील के बारे में आप सबको पता है. राफेल हमने किसके साथ लिया? फ्रेंच कंपनी है डसॉल्ट एविएशन, वहाँ से हमने लिए थे राफेल. ओके, और मल्टी कॉम्बैट रोल एयरक्राफ्ट है. ओके, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है एंड वेरी पावरफुल एयरक्राफ्ट्स हैं, और हमको चाहिए थे 36 हमने लिए, 126 हमको चाहिए थे. बट उसमें बीच में रिपोर्ट आई जो INT है, यानी कि इंडियन निगोशिएशन टीम है, जो इंडियन निगोशिएटिंग टीम जो है उसने भी रिपोर्ट निकाली. बेसिकली उसमें कहा है कि बैंक गारंटीज, अगर आपने पूरी राफेल डील को सही से पढ़ा हो तो उन्होंने बोला था देयर वाज अ पैरेलल निगोशिएशन गोइंग ऑन बाय द PMO. ओके, तो इंडियन निगोशिएटिंग टीम ने कहा था देयर वाज अ पैरेलल निगोशिएशन गोइंग ऑन बाय द PMO साइड, और उस कारण से क्या हुआ, फिर उन्होंने बैंक गारंटी नहीं दी. जो फ्रेंच कंपनी है, जो फ्रेंच साइड है, दे हैव नॉट गिवन द बैंक गारंटी, और वो बैंक गारंटी ना होने के कारण जो राफेल डील थी वो और ज़्यादा महंगी हो गई है. दिस इज व्हाट द इंडियन निगोशिएटिंग टीम इज सेइंग दैट. ओके, तो ये अब बस अपने को इतना ही जानना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा देखो जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या चल रहा है वो बता दूं मैं कि न्यूज़ क्यों थी, तो ताकि आपको ये ना लगे कि यार ये न्यूज़ हमको नहीं बताएगी. बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा वही है कि पॉलिटिकल मसाला है, अपने आप को बस अपने को जानना ज़रूरी है कि यार देखो कल को कोई डिस्कशन हो तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स रख सकें. तो याद रखिएगा देयर वाज नो बैंक गारंटी, बस ये याद रखिएगा कि डील में कोई बैंक गारंटी नहीं है, जिसके कारण से उसके जो प्राइस थे, जो उसका रेट था वो ज़्यादा हो गया और हमको वो थोड़ा ज़्यादा महंगा मिला है राफेल. ओके, सो दिस इज व्हाट द इंडियन निगोशिएटिंग टीम्स फाइनल रिपोर्ट इज रिवीलिंग. ओके, तो इंडियन निगोशिएटिंग टीम की जो फाइनल रिपोर्ट है उसमें ये रिवील हुआ है. द टैरिफ हाइक टू हिट एक्सपोर्ट्स टू US. ओके,
तो जो टैरिफ बढ़ा दी है, यूएसए ने क्या किया बेसिकली, दो चीज़ें की हैं। पहली चीज़ तो यूएसए ने 60 दिन का हमको नोटिस पीरियड दिया है फॉर द जीएसपी, यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जो उनका ट्रेड में प्रेफरेंस देते हैं कुछ कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको प्रेफरेंस देते हैं यूएसए, उसको बोलते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब यूएसए ने क्या बोला है कि 60 दिन है, देयर इज अ 60 डेज नोटिस गोइंग ऑन फॉर इंडिया, ओके। 60 दिन के बाद वो एग्जिट कर देंगे, मतलब जीएसपी हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। दूसरी चीज, यूएसए ने क्या किया है कि टैरिफ्स को बढ़ा दिया, ओके। दे आर इंक्रीजिंग द टैरिफ्स फॉर द इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो क्यों बढ़ा दिया है बेसिकली, क्योंकि यूएसए को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। वो बोल रहे थे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन्ड नहीं है इंडिया और यूएसए का, एंड यूएसए को इससे लॉस हो रहा है। और ट्रंप गवर्नमेंट के आने के बाद ये ज़्यादा काफ़ी बढ़ भी गया है, इसलिए उन्होंने क्या किया है कि ड्यूटीज़ को, जो टैरिफ्स हैं उनको इंक्रीज़ कर दिया है। तो जब इंडियन प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ पे महंगे साबित होंगे, अगर वो इंडियन प्रोडक्ट्स वहाँ पे महंगे हो जाएंगे तो क्या होगा बेसिकली कि वहाँ पे हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हिट होंगे, डेफिनेटली हमारे एक्सपोर्ट्स हिट होंगे। अब जीएसपी प्रोग्राम के लिए इंडिया का ये कहना है कि ज़्यादा हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा $5.6 बिलियन का जो ट्रेड है उसमें केवल 190 मिलियन के आसपास का ही हमको जीएसपी में बेनिफिट मिल रहा था। तो बेसिकली ये चीज़ है। लेकिन अगर जीएसपी की बात करें तो इंडिया सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है ऑफ द जीएसटी, ओके। जीएसपी का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी इंडिया ही है, उसके बाद थाईलैंड है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड टर्की है, ओके। तो सबसे अधिक टॉप जो जीएसपी का हम यूज़ कर रहे थे वो इंडिया ही कर रहा था, ओके। तो बेसिकली यही, जीएसपी अब रिमूव होगा तो टैरिफ्स बढ़ेंगे, और ड्यूटी फ्री जो था उसमें ड्यूटीज़ लगना शुरू हो जाएंगी, जिसके कारण कि हमारे एक्सपोर्ट्स हिट हो सकते हैं। दिस इज़ वॉट द न्यूज़ कमिंग ऑन। आगे और ज़्यादा एडिटोरियल में भी है ये, और आगे एक और न्यूज़ भी है, बट आई होप आपको क्लैरिटी जीएसपी में है। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, ये किसके लिए है, ट्रेड के लिए है, फॉर बेनिफिटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, ओके। तो डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट हो, इसलिए ड्यूटी फ्री वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, इन कंट्रीज से ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट होता है कुछ प्रोडक्ट्स में और सर्विसेज में, ओके। तो उसका बेनिफिट सबसे अधिक कौन सी कंट्री ले रही थी, इंडिया ही ले रही थी। इंडिया को अभी भी लगता है कि $5.6 बिलियन में केवल 190 मिलियन ही है, इसलिए थोड़ा कम है। लेकिन अगर ओवरऑल कंट्री वाइज देखें तो हम सबसे अधिक बेनिफिट ले रहे थे जीएसपी का, जो कि अब खतरे में दिख रहा है। 60 दिन का नोटिस पीरियड है। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव करते हैं, ओके। सो लेट्स सी कि आगे क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। ये तो ऐड है पूरे, ओके। आई थिंक हियर नाउ एक बुक रिलीज हुई है अहोबिलम टेम्पल के ऊपर। सो टेम्पल इज देयर, अहोबिलम टेम्पल, उसके ऊपर एक बुक रिलीज हुई है। बस अपने को लोकेशन जाननी है कि अहोबिलम टेम्पल कहाँ पर है। आगे एक एडवर्टाइजमेंट भी है इस बुक का। तो अहोबिलम टेम्पल जो है बेसिकली वो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है। रिमेंबर द नेम, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, अहोबिलम टेम्पल, ओके। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि अहोबिलम टेम्पल की लोकेशन कहाँ पर है, रिसेंटली अहोबिलम टेम्पल वॉज इन न्यूज़, वेयर इज इट, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है, ओके। नाउ वी कैन मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। So 15 of the 20 most polluted cities of the world are in India, ओके। तो 15-20 में से सबसे अधिक जो polluted cities हैं वो इंडिया में है। अब यहाँ पे थोड़ा लिस्ट लिखी है, देखो 20 सिटीज़ की, वो अपन देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड जिसने टॉप किया हुआ है गुरुग्राम है, सेकंड में भी इंडियन सिटी ऑफ गाजियाबाद है, थर्ड में फैसलाबाद है पाकिस्तान की, देन फरीदाबाद, भिवाड़ी, नोएडा, पटना, होटन, होटन इज़ इन चाइना, ये लोकेशन भी याद रखिएगा, होटन इज़ इन चाइना, ओके। तो ऐसा पूछ सकता है कि होटन वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, कहाँ की सिटी है, तो होटन ऐसा लग नहीं रहा है जैसे चाइना की सिटी हो, लेकिन चाइना में है, ये याद रखेगा। बाकी तो इंडियन है, आपको सब पता है, फरीदाबाद, नोएडा, पटना, ये सारी चीज़, गाजियाबाद, गुरुग्राम ने टॉप किया है। फैसलाबाद याद रखेगा, पाकिस्तान की सिटी है। एंड देन 9th पोजीशन पे लखनऊ, 10th में लाहौर पाकिस्तान, 11th में दिल्ली 11th पे है, ओके। तो हो सकता है कि रिसेंटली ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग रिसेंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट, उसमें दे दे कि दिल्ली वॉज द सिटी दैट टॉप्ड द लिस्ट। तो दिल्ली टॉप पे नहीं है, दिल्ली 11th पोजीशन पे है। टॉप पे कौन है, टॉप पे है अपना गुरुग्राम, ओके। और ये अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे टॉप करना अच्छी बात नहीं है ना। तो ये कोई लिस्ट नहीं है वेयर वी वांटेड टू टॉप, सो दैट इज द रीजन दिस इज नॉट अ गुड लिस्ट टू टॉप इन। 12th पे है जोधपुर, देन मुजफ्फरपुर, देन 14th वाराणसी, 15th मुरादाबाद। ऐसा लग रहा है जैसे इंडियन सिटीज़ के नाम पढ़ रहा हूँ, ये नहीं लग रहा कि पूरे वर्ल्ड की पोल्यूशन लिस्ट है ना। 16th आगरा, 17th ढाका चलो बांग्लादेश की बिग सिटी आ गई, देन 18th गया, देन 19th काशगर। तो टॉप 20 में हमने देखा कि 2 सिटीज़ हैं चाइना की, एक है होतन और दूसरी हमने काशगर चाइना की देख ली। देन 20 में भी जिंद है, जिंद भी इंडिया की है। तो ये सारी इंडिया की 15 सिटीज़ हैं जो कि टॉप 20 में है। और दिल्ली जो है, जो हमेशा फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहता है, वो 11th पे है।
एंड चाइना की सिटी होटन है जो 8th पोजीशन में हमने देख लिया, फिर काशगर 19th पे है चाइना की ही। ओके लेकिन अगर कंट्री वाइज रैंक करें, व्हेन रैंक्ड बाय कंट्री, बांग्लादेश इमर्ज्ड एज द मोस्ट पॉल्यूटेड, बांग्लादेश सबसे अधिक पॉल्यूटेड थी, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड देन इंडिया रिस्पेक्टिवली। ओके तो अगर कंट्री वाइज लिस्ट की हम बात करें, क्योंकि इंडिया के जो एरिया है बहुत ज़्यादा है, तो ओवरऑल जब कंट्री वाइज बात किया करेंगे तो बांग्लादेश सबसे अधिक थी, देन उसके बाद पाकिस्तान थी एंड देन इंडिया थी। ओके सो दैट इज द थिंग, ये भी आपको याद रखना है। सिटीज़ में हमारी 15 सिटीज़ थी ज़रूर टॉप 20 में, लेकिन उसके बाद ओवरऑल कंट्री वाइज में बांग्लादेश, देन पाकिस्तान, देन इंडिया, है ना। चाइना जो थी वो 12th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है, चाइना इज द 12th मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। और आइसलैंड इमर्ज्ड एज द वन विद द क्लीनेस्ट एयर, तो आइसलैंड जो थी वो क्लीनेस्ट थी। ओके आइसलैंड क्लीनेस्ट थी, और चाइना जो थी वो 12th मोस्ट पॉल्यूटेड है। इंडिया हमने देख लिया कि कंट्री वाइज अगर लिस्ट देखा जाए तो बांग्लादेश, देन आपका पाकिस्तान एंड देन इंडिया थी। ओके ये याद रखिएगा। असम गेट्स स्मार्ट फेंस अलोंग द बॉर्डर। ओके अब डिजिटल बैरियर बनाया गया है, फाइनली कंप्लीटेड ऑफ 61 किलोमीटर गैप, तो 61 किलोमीटर का गैप था आउट ऑफ ये जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है टोटल 4096 किलोमीटर का है। ओके याद रखिएगा कि इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4096 किलोमीटर का है, और ये आई थिंक कंट्री वाइज सबसे बड़ा बॉर्डर रहता है ना बांग्लादेश के साथ। इसका कोड है 55, देन पहले बांग्लादेश, फिर च से चाइना, प से पाकिस्तान, अन्ना से नेपाल। ओके 55 बोलते हैं उसको। तो ये कंट्री वाइज होता है कि कितना बॉर्डर किसके साथ शेयर करते हैं, तो बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का बॉर्डर है। ओके एंड इसमें क्या रहा था कि बेसिकली असम में जो स्टेट में आता है 263 किलोमीटर का बॉर्डर आता है, 263 किलोमीटर बॉर्डर आता है बांग्लादेश असम के बीच में। वहाँ पे सारा फेंसिंग था लेकिन 61 किलोमीटर का नहीं था धुबरी डिस्ट्रिक्ट के आसपास, सो दैट हैज़ नाउ बीन कंप्लीटेड, स्मार्ट फेंसिंग कंप्लीट कर दी गई है अलॉन्ग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, तो ये भी आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट आस्क पिटिशनर्स टू क्लैरिफाई स्टैंड ऑन द ग्रीन क्रैकर्स। ओके तो ग्रीन क्रैकर्स बेसिकली मैं आपको नॉर्मल कंसेप्ट बता देता हूँ यहाँ पे। ये ग्रीन क्रैकर्स सुप्रीम कोर्ट ने पोल्यूशन को देखते हुए और हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ द फायर क्रैकर्स को देखते हुए बताया, ये बोला था कि रिसेंटली जब दिवाली होने वाली थी उस समय कि ग्रीन क्रैकर्स का यूज़ करना है। अब ग्रीन क्रैकर्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर इम्प्रूव्ड वर्जन्स ऑफ द फायर क्रैकर्स, जिनमें कि पोल्यूशन कम होता है, जिसमें कि जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो कम होते हैं, जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, जो कन्वेंशनल केमिकल्स जैसे कि बैरियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट, जो नाम लिखे ना बैरियम और पोटेशियम नाइट्रेट, इनका यूज़ बिल्कुल कम रहता है। ये सारे जो होते हैं वो ग्रीन क्रैकर्स कहलाते हैं। अब कुछ लोगों ने पिटीशन किया था कि जो ग्रीन क्रैकर्स बन रहे हैं उनमें भी इनका यूज़ है, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने जवाब मांगा, क्लैरिफाई किया कि आप उसको चेक करिए ग्रीन क्रैकर्स में कितना क्या है, कितना यूज़ हो रहा है। ओके कौन सी चीज़ ग्रीन कलर दे रही है, जैसे कि कुछ केमिकल्स हैं जो कि ग्रीन कलर देते हैं, कुछ केमिकल्स हैं कि जो रेड कलर्स देते थे। अभी जो कन्वेंशनल फायर क्रैकर्स थे उनमें रेड कलर, इन सब के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज़ होते हैं, बट दे आर वेरी हार्मफुल, मतलब उसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसीजेज, ये सारी बीमारियां भी हो रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नाउ यू शुड चेंज योर टैक्टिक्स एंड आपको ग्रीन क्रैकर्स यूज़ करना है, ना कि कन्वेंशनल क्रैकर्स। ओके तो ये याद रखिएगा। और इसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से CSIR ने तो बना भी दिया था, मैन्युफैक्चर भी किया था। ओके तो CSIR ने मैन्युफैक्चर करना शुरू भी कर दिया था ग्रीन क्रैकर्स को ना। यहाँ पे क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसका नाम है पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव्स एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ना। यहाँ पे जो ट्रिक है बेसिकली, जो इसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ये पूछ सकते हैं कि ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अब देखो नाम से या तो ये आपको लग रहा होगा कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर आ रहा है, या फिर आपको लगेगा केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंदर आएगा, बट दोनों के अंदर नहीं आता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन एंड मिनिस्ट्री जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके अंतर्गत आता है। तो पेसो जो है वो आपका डिप के अंदर आता है, जो किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी है ये और नहीं बनता है लोगों का अमूमन ये, तो याद रखिएगा कि ये किसके अंतर्गत आता है, डिप, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, और मिनिस्ट्री कौन सी है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ओके तो ये पूछ सकते हैं। लेट्स कम टू द एडिटोरियल सेक्शन, लाइफ विदाउट GSP। बेसिकली फर्स्ट एडिटोरियल जो है वो विड्रॉल ऑफ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस बाय USA है। तो GSP किसका है, USA का है। पहले तो ये चीज़ ये, और क्यों है मैंने बता दिया था कि ड्यूटी फ्री होता है फॉर बेनिफिटिंग द डेवलपिंग कंट्रीज, उनको बेनिफिट करने के लिए होता है। इंडिया अभी तक जीरो टैरिफ एंजॉय कर रहा था बहुत सारी चीज़ों पे, और 5.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है USA के साथ, हमारा $5.6 बिलियन का एक्सपोर्ट्स है। ओके ना एडिटोरियल ये कह रहा है कि जो ये डिसीज़न है बेसिकली ये USA बहुत पहले से लेना चाहता था, क्योंकि उन्होंने पहले भी टैरिफ इंक्रीज़ किए थे एल्यूमिनियम पे, स्टील पे, और इंडिया के साथ उनका वैसे भी चल रहा था कि हमको अपना बैलेंस ऑफ ट्रेड मेंटेन करना है, ट्रेड में हमको घाटा हो रहा है तो वो मेंटेन करना है, बैलेंस करना है।
नाउ क्यों ऐसा डिसीजन लिया गया? फर्स्ट है कि ड्यू टू कंप्लेंट्स फ्रॉम अमेरिकन मेडिकल एंड डेयरी इंडस्ट्री, बोथ ऑफ विच सेड इंडिया वाज नॉट प्रोवाइडिंग इक्विटेबल एंड रीजनेबल एक्सेस टू इट्स मार्केट। तो अमेरिका का जो मेडिकल और डेयरी सेक्टर था वो बोल रहा था कि इंडिया उनको प्रॉपर इक्विटेबल एक्सेस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, सो फॉर दैट रीजन उन्होंने ये चीज़ लगाई। दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि अनदर पॉइंट ऑफ डिस्कंटेंट वाज इंडियाज पॉलिसी ऑफ डाटा लोकलाइजेशन। तो जो नए एफडीआई रूल्स आए हैं उसमें एक पॉइंट है डाटा लोकलाइजेशन का। डाटा लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो कंपनीज़ हैं, जो फॉरेन कंपनीज़ इंडिया में काम कर रही हैं, उनको बेसिकली क्या करना है, उनको यहाँ पे भी एक लोकल डेटाबेस मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, तो लोकल डेटाबेस उनको मेंटेन करना पड़ रहा था, इसी को बोलते हैं डाटा लोकलाइजेशन, जिस कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो था वो इफेक्ट हो रहा था। तो यूएसए ने उसको भी ध्यान में रखते हुए ये चीज़ की है। थर्ड इज हाउ गवर्नमेंट हैज़ रिएक्टेड टू दिस। तो गवर्नमेंट ने देखो पहली चीज़ तो ये कही है कि हमारा जो $5.6 बिलियन का ट्रेड है, एक्सपोर्ट है, उसमें से केवल $190 मिलियन ही था जो कि जीएसपी का बेनिफिट उठा रहा था, तो बहुत ज़्यादा हमको नुकसान नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच दे हैव सेड। नाउ द गवर्नमेंट हैज सेड दैट द टॉक्स ऑन द इशू विल स्टिल बी कंटिन्यूइंग, क्योंकि 60 दिन का भी नोटिस पीरियड है, तो हम बातचीत बिल्कुल करेंगे, जारी रखेंगे। ओके, अब इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि एक्चुअली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा सिग्निफिकेंट नुकसान देखने को मिलेगा। ओके, एंड अभी बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कंपनीज़ हैं जो कि वहाँ पे मार्केट शेयर को काफ़ी कंट्रोल कर रही हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब जीएसपी हट जाएगा तो ड्यूटी बढ़ जाएगी, एंड ड्यूटी जब बढ़ेगी तो हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पर महंगे दिखेंगे। जब महंगे दिखेंगे तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट्स डिक्रीज हो जाएंगे। नाउ रिकवरिंग फ्रॉम द हनोई सेटबैक, बेसिकली जो ये आर्टिकल है ये है फेल्ड यूएस नॉर्थ कोरिया समिट इन हनोई वियतनाम। ओके, तो यूएस और नॉर्थ कोरिया के बीच का समिट था जो कि हनोई में हुआ था वियतनाम में, और वो फेल हो गया है क्योंकि डी न्यूक्लियराइजेशन का जो पूरा डिसीजन लेना था वो डिसीजन नहीं हो पाया, एंड इसके फेल होने पे ही आर्टिकल ये लिखा गया है बेसिकली। और ऑथर ने पहली चीज़ तो ये कही कि इसका जो फेलियर है ये प्री मैच्योर कंक्लूजन होगा, क्योंकि दोनों जो लीडर्स हैं दे हैव अ नैक फॉर पॉलिटिकल टाइमिंग। ओके, एंड इसको भी ये बोलना कि बिल्कुल फेल हो गया, तो ये प्री मैच्योर है, एंड ही इज़ वेरी होपफुल दैट देयर विल बी अ थर्ड समिट, क्योंकि हमको पता है कि पहला जो समिट हुआ था इनका वो सेंटोसा आइलैंड में हुआ था, सिंगापुर में है आई थिंक, एंड सेंटोसा आइलैंड में पहला था। दूसरा यहाँ पे समिट हुआ वियतनाम हनोई में समिट हुआ, एंड तीसरा भी होने की संभावना है, ऐसा ऑथर ने लिखा है कि ही इज़ होपफुल दैट देयर विल बी अ थर्ड समिट, और तब जाके डी न्यूक्लियराइजेशन की जो पूरा इशू है वो सॉर्ट आउट होगा। जो ऑथर ने कहा कि बेसिक पॉइंट डिफरेंस ये है कि दोनों की डेफिनेशन अलग है डी न्यूक्लियराइजेशन की, कि नॉर्थ कोरिया सोच रहा है कि वो पहले सैंक्शंस हटा देंगे और इधर से नॉर्थ कोरिया क्या करेगा, डिसमेंटल कर देगा अपनी फैसिलिटीज़ को, ये सारी चीज़ें। लेकिन यूएसए का ये सोचना है कि डी न्यूक्लियराइजेशन के लिए पहले उनको वेरीफाइबल और इरिवर्सिबल डिसआर्मामेंट करना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया को डिसआर्मामेंट पूरा करना है, फुल डिक्लेरेशन करना है सब्जेक्ट टू इटसेल्फ टू इंटरनेशनल वेरिफिकेशन, फिर सैंक्शंस उसके बाद लिफ्ट किए जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यूएसए सोच रहा है, तो दोनों की जो डेफिनेशन है डी न्यूक्लियराइजेशन की वो डिफरेंट है। देन इट पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन मिस्टर किम्स कमिटमेंट टू डी न्यूक्लियराइजेशन। जो ये पूरा इशू हुआ इसमें ये देखा गया कि किम जोंग उन अभी रिसेंटली उन्होंने फिर से एक यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी बनाई है इन द कैंगसन रीजन। ओके, तो कैंगसन में उन्होंने फिर से एक यूरेनियम इनरिचमेंट फैसिलिटी बनाई है, इनरिचमेंट वही करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। तो ये जो है ये किम्स कमिटमेंट टू डी न्यूक्लियराइजेशन को बिल्कुल क्वेश्चन करता है कि आप एक तरफ डी न्यूक्लियराइजेशन की बात करते हैं और उसी के साथ आप अपने यहाँ इनरिचमेंट फैसिलिटी बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं क्वेश्चन करती हैं। ओके, तो वही है कि होपफुल है ऑथर कि आगे जाके ज़रूर एक और समिट होगा और उसके बाद ज़रूर ये डी न्यूक्लियराइजेशन का इशू कंप्लीट होगा। अल्जीरिया फॉर चेंज, बेसिकली अल्जीरिया में होने वाले इलेक्शंस के ऊपर आर्टिकल था। अपन अल्जीरिया के बारे में देख लेते हैं क्या पॉइंट्स हैं। अल्जीरिया इज़ अ नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री। अल्जीरिया जो है एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है एंड मेडिटेरेनियन कोस्ट लाइन पे है, एंड अल्जीरिया की जो कैपिटल है वो अल्जीयर्स है। ओके, द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया इज अल्जीयर्स एंड इट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। याद रखिएगा अल्जीरिया जो है वो लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्जीरिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका। ओके, Now 50 years apart the story of two OIC fiascos, very important, very very important आर्टिकल, बहुत ज़्यादा प्यारा आर्टिकल था और इसमें एकदम इतना अच्छा एनालिसिस किया गया ना कि आपको एक पूरा मेंस का क्वेश्चन है कि मेंस का क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि इंडिया का फेलियर इस
ओआईसी में क्या रहा, व्हाट वाज द फेलियर ऑफ इंडिया। देखो आपको न्यूज़ चैनल जितने भी मिलेंगे वो क्या बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि हमको इनवाइट किया गया एज द चीफ गेस्ट, लेकिन पाकिस्तान के मना करने पे भी हमको चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किया गया। तो वो सारी चीज़ें कहाँ गलत हो गई हैं वो अपन देखेंगे इस आर्टिकल में। ओआईसी के बारे में आप सबको पता है, मैंने कई बार बताया, 1969 बना था, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस, और 57 मेंबर कंट्रीज़ हैं, 47 मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान जो था वो फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया इज़ नाइदर मेंबर नॉर अ ऑब्जर्वर इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा। एंड थाईलैंड रशिया जो है वो इसके ऑब्जर्वर्स हैं। तो दीज आर द पॉइंट्स, फर्स्ट आप उनको याद रखिए, दिमाग में रखिए, है ना। अब अपन देख लेते हैं कि जब ये 1969 में बना था तो इंडिया ने ट्राई किया था दैट टाइम। अब देखो इस आर्टिकल में वही है कि दोनों 1969 एंड 50 इयर्स आफ्टर दैट इज 2019 दोनों एक फियास्को ईयर थे इंडिया के लिए। क्यों? 1969 में पहले हमने बिड किया, हम उसके मेंबर बनना चाहते थे, बट दैट वाज नॉट करेक्ट एट दैट टाइम ऑल्सो। हमको मेंबर नहीं भी बनाया भी गया था क्योंकि वो पॉलिटिकली भी करेक्ट नहीं होता और डिप्लोमेटिकली भी करेक्ट नहीं होता। क्यों नहीं करेक्ट होता? क्योंकि जो ओआईसी बना था वो इस्लामिक आइडेंटिटी, शेयर्ड इस्लामिक आइडेंटिटी के कारण बना था, एंड इंडिया जो था वो सेक्युलर कंट्री थी, देयरफॉर वी कुड नॉट हैव बीन द मेंबर दैट टाइम, क्योंकि उस समय इनिशिएट ही था। देन उस समय पाकिस्तान का ज़्यादा क्लैमर था ऑन द अरब वर्ल्ड, पाकिस्तान का ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ऑन द अरब वर्ल्ड, और वो पाकिस्तान को ओवर पावर करके हमको ज़रूर इंक्लूड नहीं करते। तो 1969 में हमारी थोड़ा इस तरह से बेइज्जती हुई, हमको मेंबरशिप नहीं दी गई और बोला गया कि आपके पास मतलब यू आर नॉट हैविंग द शेयर्ड आइडेंटिटी, प्लस पाकिस्तान का ज़्यादा सुना गया था उस समय 1969 में ड्यू टू यूएसए सपोर्ट ऑल्सो, और वो मोरली और पॉलिटिकली दोनों फ्यूटाइल था। नाउ दूसरा जो है, अब ऑथर ने बोला आज पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बिल्कुल घटा है, पाकिस्तान को हमने थोड़ा वहाँ पे आइसोलेट किया है, एंड थोड़ा उनका इन्फ्लुएंस घटा भी है, और इंडिया को ज़्यादा प्रिविलेज दिया गया, इंडिया को ज़्यादा वैल्यू दी गई, और उनको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया इवन व्हेन पाकिस्तान वाज नॉट वेरी हैप्पी, एंड पाकिस्तान उसका अपोज किया। ये चीज़ दिखाती है कहीं ना कहीं कि हमारा जो इकोनॉमी है, हमारी जो इकोनॉमी है उसको अप्रिशिएट करता है ये अरब वर्ल्ड। नाउ दे आर अप्रिशिएटिंग आर इकोनॉमी, एंड वो जानते हैं कि हमारे यहाँ डेमोग्राफी का फ़ायदा है, हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी का फ़ायदा है, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए उन्होंने हमको बुलाया। बट देन ऑल्सो दिस AIC इंडिया वॉज ह्यूमिलिएटेड। अब ऑथर ने कहा है कि इंडिया इस OIC में भी ह्यूमिलिएट हुआ। वो क्यों कहा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत ज़्यादा प्यारे पॉइंट्स हैं, मतलब आपको समझ में एकदम से आर्टिकल समझ में आ जाएगा। द फर्स्ट पॉइंट विच ही सेज कि क्यों इंडिया इस बार ह्यूमिलिएट हुआ है OIC में, फर्स्ट रीजन इज अबू धाबी डिक्लेरेशन हुआ। देखो अबू धाबी में थी ये मीटिंग, UAE अबू धाबी, और वहाँ पे अबू धाबी डिक्लेरेशन हुआ। अबू धाबी डिक्लेरेशन में कहीं पे भी इंडिया को थैंक्स नहीं कहा गया। दो इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो सुषमा स्वराज थी, शी वाज द चीफ गेस्ट देयर, बट देन ऑल्सो इन द इंटायर डॉक्यूमेंट, इन द इंटायर अबू धाबी डिक्लेरेशन, not even a single expression was there that was thanking the Indian external affairs minister. Okay, not even a single expression was there. Second point जो है, documents only reference to India Pakistan standoff stated that OIC welcomes the positive initiative taken by Pakistani Prime Minister Imran Khan. तो डॉक्यूमेंट का जो रेफरेंस है इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के रिगार्डिंग, वो केवल इतना था कि पाकिस्तान ने अच्छा किया है बाय रिलीजिंग द इंडियन पायलट। ओके, उनका कहना है कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया है बाय रिलीजिंग द इंडियन पायलट, एंड पाकिस्तानी इनिशिएटिव जो था उन्होंने कंसेप्ट कंटेक्स्ट ही पूरा चेंज कर दिया। मतलब उन्होंने ना बैकग्राउंड बताया कि पाकिस्तान ने अटैक किया था, पाकिस्तान के यहाँ जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट थे जो कि आ रहे थे, तो उन्होंने पूरा कंटेक्स्ट चेंज करके केवल पाकिस्तान के इमरान खान की बड़ाई कर दी कि उन्होंने रिलीज कर दिया। थर्ड पॉइंट है जो कश्मीर का रेजोल्यूशन, उसके रिगार्डिंग अबू धाबी डिक्लेरेशन में जो टर्म यूज किया है वो है इंडियन टेररिज्म इन कश्मीर। ओके, दे हैव यूज्ड द टर्म इंडियन टेररिज्म इन कश्मीर। तो ये बिल्कुल गलत है, ये कहीं ना कहीं हमारी सॉवरेंटी के खिलाफ है, एंड यहाँ तो बिल्कुल ह्यूमिलिएट ही किया जा रहा है, मतलब बुला के बेइज्जती करने वाली बात हो गई है। फोर्थ पॉइंट, मतलब ऑथर ने कुल मिला के ये 3 पॉइंट दिए हैं बेसिकली, और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप इनको ध्यान से पढ़ें तो आपको समझ आएगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और आपको ये बिल्कुल दिमाग में रखने हैं, मेंशन करना है। आंसर राइटिंग में भी आप जरूर मेंशन करिएगा जब आपको लिखने का मौका मिले। ये सारे पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, और ऑथर कंक्लूड्स बाय हाइलाइटिंग दैट MEA शुड हैव थॉट लॉन्ग एंड हार्ड बिफोर एडवाइजिंग द मिनिस्टर टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। मतलब एक्सेप्ट करने से पहले उनको सोचना चाहिए था कि हो सकता है ये उनकी ये साजिश भी हो कि बुला के, अब जैसे बुला के बेइज्जती करना ही तो हो गया। इंडियन टेररिज्म इन कश्मीर आप बोल रहे हो, कश्मीर तो हमारा खुद का पार्ट है, हम वहाँ पे क्या टेररिज्म करेंगे? हम टेररिज्म खत्म करना चाहते हैं और आप बोल रहे हो टेररिज्म हम फैला रहे हैं। सो दीज आर द इशूज विच आर देयर। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओपेड पेज में यहाँ जो बेसिकली आर्टिकल आया है, ये इंटरव्यू है विद श्याम सरन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी है ये, एंड ही हैज़ आस्क्ड, मतलब ही हैज़ टोल्ड हाउ टू डील विद पाकिस्तान, किस तरह से पाकिस्तान के साथ डील करें।
पहला पॉइंट उन्होंने दिया कि वी नीड टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी दैट मेक्स इट क्लियर टू पाकिस्तान दैट कंटिन्यूइंग विद दिस पॉलिसी ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म विल हैव हाई कॉस्ट। मतलब अगर पाकिस्तान टेररिज्म को कंटिन्यू करता है या अपने यहाँ पालता है इस तरह के टेररिस्ट को, तो उसकी बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट रहेगी। सेकेंड इज दैट वी नीड टू हैव बेटर काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग द टारगेट्स। हमें अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, हमको सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ऑथर सजेस्ट की है श्याम सरन ने। थर्ड है वी शुड आइसोलेट पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने की ज़रूरत है, जो कि हम कर भी रहे हैं अपने लेवल पे, पर और ज़्यादा करने की ज़रूरत है कि इंटरनेशनल बैकिंग बिल्कुल हट जाए उनके पीछे से। अब ये नो बैंक गारंटी पूरा आईएनटी का ही है, जो इंडियन नेगोशिएटिंग टीम है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था कि बैंक गारंटी ना होने के कारण हमारे के प्रोडक्ट्स महंगे हैं, वही चीज़ बताई गई। नाउ पेंशन स्कीम फॉर वर्कर्स लॉन्च्ड। पेंशन स्कीम मतलब कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना लॉन्च कर दी गई है। और ये गुजरात से लॉन्च की गई है, पहले याद रखिएगा गुजरात से ही लॉन्च की गई है। और 3,000 रुपये की मंथली पेंशन दी जाएगी आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो 42 करोड़ लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए किया गया है। 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी आफ्टर द एज ऑफ 60 ईयर्स, और उनको मिलेगी जिनकी जो मंथली इनकम है वो 15,000 से कम है। ओके, कौन एलिजिबल है? जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है, उनको थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा अपने साइड से मंथली, लेकिन बाद में जब वो 60 साल के हो जाएंगे उसके बाद 300 रुपये की पेंशन, 3,000 रुपये की पेंशन उनको दी जाएगी। 3,000 रुपीज पेंशन विल बी गिवन टू देम। और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना इसका नाम है। 60 साल की उम्र के बाद मिलेगा। 42 करोड़ वर्कर्स को बेनिफिट होगा, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग रहेंगे। एलिजिबल कौन है? जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। नाउ इंडिया, ये पूरा मैंने डिस्कस किया है जीएसपी का विड्रॉल। मतलब इंडिया सेंटर ने कहा है कि हमको इम्पैक्ट कम होगा, क्योंकि 190 मिलियन का ही जो $5.6 बिलियन का एक्सपोर्ट है, उसमें से केवल 190 मिलियन का ही हमारे यहाँ है। बट फिर भी हम निगोशिएट करेंगे, क्योंकि 60 दिन का भी निगोशिएटिंग टाइम चल रहा है। स्विफ्ट के बारे में न्यूज़ आई थी। स्विफ्ट क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। आईसीआईसीआई और 7 बैंक्स को स्विफ्ट वायलेशन के लिए फाइन किया गया है। अब स्विफ्ट होता क्या है, लेट मी टेल यू दैट। स्विफ्ट स्टैंड्स फॉर बेसिकली सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। इट्स अ ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे सपोज इंडिया ने थाईलैंड में कुछ पैसे भिजवाए, या इंडिया ने आपके अमेरिका में कुछ पैसे भिजवाए, तो जो मैसेजिंग होगी, जो जिस कोड के थ्रू बातचीत होगी कि कितना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कितना क्या हुआ है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो स्विफ्ट के थ्रू होना चाहिए। बट क्या कर रहे हैं, जैसे पीएनबी जब घोटाला हुआ था तब भी स्विफ्ट मैसेजिंग को बाईपास किया गया था, स्विफ्ट मैसेजिंग का यूज नहीं किया गया था। ओके, तो उस तरह से क्या कर रहे हैं जो बैंक्स हैं, और ये क्या कर रहे हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हाइड कर रहे हैं बाय नॉट इंक्लूडिंग द स्विफ्ट मतलब मैसेजिंग सर्विस। तो स्विफ्ट का यूज ना करके कुछ और यूज करके वो वहां पे मैसेज पहुंचा रहे हैं विदाउट यूजिंग स्विफ्ट, और जिस कारण से वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है वो ट्रांजैक्शन। जब कैप्चर नहीं होगा तो बहुत सारे घोटाले ऐसे हो जाएंगे बिना न्यूज में आए, बिना नजर में पड़े। इसलिए स्विफ्ट वायलेशन अगर आप कर रहे हो तो उसके ऊपर फाइन लगाया गया है। स्विफ्ट मैंने फुल फॉर्म बता दिया, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन कोड। इट्स अ ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। अब एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफिकेशन कोड फॉर बैंक्स अराउंड द वर्ल्ड। ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफिकेशन कोड है। स्विफ्ट कोड्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर। जब आप इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर करते हो तो स्विफ्ट कोड आता है, जो कि 8 और 11 अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स का कोड होता है। ये इंटरनेशनल मैसेजिंग सर्विस है। एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन वाज अथॉरिटेटिव बॉडी दैट अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ स्विफ्ट कोड्स। जब ये स्टार्ट हुआ था तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन IOS, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन was the authoritative body that approved the creation of Swift codes. Okay, so this is a very important point which you need to remember. Now let's move to the next news item. And airlines to hire 1.9 lakhs by 2028. 2028 तक जो एयरलाइन सेक्टर है उसमें 1.9 लाख जॉब्स को बढ़ाया जाएगा। ना ये जॉब्स जो बेसिकली आएंगी किस में आएंगी? एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सिक्योरिटी। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और सिक्योरिटी के फील्ड में ये जॉब्स आएंगी। एंड एयरलाइंस विल हायर 1.9 लाख बाय 2028। 2028 तक इतने लोग हायर किए जाएंगे। Now insurers must use judgment while investing money. This is what IRDAI has said. What is IRDAI? Stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. याद रखिएगा, Insurance Regulatory and Development Authority of India इसका फुल फॉर्म है। ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इंडिया का इंश्योरेंस री इंश्योरेंस सेक्टर देखता है। ओके, इंडिया में जो इंश्योरेंस आप लोग भी कराते होंगे और री इंश्योरेंस जो ये सब चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है? वो IRDAI देखता है। ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेगा ना।
इट वॉज कंस्टिट्यूटेड, देखो IRDAI जो था, इट वॉज कंस्टिट्यूटेड बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो 1999 का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट है जो कि पार्लियामेंट ने पास किया था, उसके थ्रू ये बॉडी बनी थी, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, देयरफॉर इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना में है। द हेडक्वार्टर ऑफ IRDAI इज इन हैदराबाद तेलंगाना। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग IRDAI। स्पोर्ट्स में हमने शायद ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ओके, या वी हैव डिफीटेड। और कल रियल मैड्रिड और अजैक्स का मैच था जिसमें कि रियल मैड्रिड बहुत बुरी तरीके से हारा है। सो वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा यूएफए चैंपियन लीग से बाहर भी हो गए रियल मैड्रिड, है ना। तो ये है, रोनाल्डो के जाने के बाद ये सारी चीज़ें भी शुरू हो गई। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।